हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 28 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज़ यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम लोग गुरुदेव के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये है आपका मिंट का आर्टिकल, टैगोर्स विजन फॉर विश्व भारती इज एसेंस ऑफ द सेल्फ रिलायंट इंडिया, पीएम मोदी, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको आपका जब इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, किसके माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया। अगर बात करें आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी की तो ध्यान रखिएगा, ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1921 में, कब साथियों? 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया। 1951 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा विश्व भारती को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का इंस्टीट्यूट क्या किया गया? घोषित किया गया। और ध्यान रखिएगा, अब इसके 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसी के उपलक्ष्य पर आपका प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको क्या किया? संबोधित किया। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी की तो ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में भारत के जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी को आपका महात्मा की उपाधि इसी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी। और ध्यान रखिएगा साथों, इनको आपका गुरुदेव की उपाधि भी किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा, यानी महात्मा गांधी जी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी और आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, ठीक है ना, जिसे हम लोग नेशनल एंथम कहते हैं। इस जन गण मन की रचना भी आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही की गई थी। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो हम लोग जन गण मन गाते हैं ये मूलतः आपका बंगाली भाषा में लिखा गया था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और रविंद्रनाथ टैगोर जी विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका 2 कंट्रीज का राष्ट्रगान लिखा। वो 2 कंट्रीज, एक तो है अपना इंडिया और जबकि दूसरा है आपका बांग्लादेश, यानी आपका हमारा पड़ोसी देश। इसके आपका नेशनल एंथम का नाम है, राष्ट्रगान का नाम है अमर सोनार बांग्ला। तो ध्यान रखिएगा साथियों, 2 देशों का जो राष्ट्रगान की रचना की वो की आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। 1913 में आपका इनके एक रचना थी जिसका नाम था गीतांजलि। क्या नाम था साथियों? गीतांजलि। इसी गीतांजलि के लिए 1913 में इन्हें आपका साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें आपका साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था। और साथियों, इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा, ये पहले भारतीय ही नहीं थे जिन्हें आपका साहित्य का नोबेल मिला था, बल्कि पहले आपका एशियन भी थे और साथ में पहले गैर यूरोपीय भी थे जिन्हें 1913 में साहित्य का मिला? नोबेल मिला गीतांजलि के लिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इस गीतांजलि का जो इंट्रोडक्शन लिखा
था या इसको आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था वो किया था WB ईट्स ने। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत बार आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक और घटना साथियों इनसे जुड़ी हुई है जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। 1911 में जब कांग्रेस का आपका अधिवेशन होता है, कोलकाता अधिवेशन, इसी अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि 1911 में इंडियन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको क्या किया गया था, पहली बार आपका गाया गया था। 13 अप्रैल 1919 की एक बहुत ही ज़बरदस्त घटना होती है। क्या आपका साथियों 13 अप्रैल 1919 की एक घटना होती है जिसे हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आपका ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग वर्तमान में अमृतसर पंजाब में स्थित है। बैसाखी के दिन कुछ लोग आपका जो है क्या कर रहे थे, सम्मेलन कर रहे थे और आपका निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर के द्वारा गोली चला दी जाती है और हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद यानी 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, अंग्रेजों ने उन्हें एक उपाधि दी थी, वो उपाधि थी आपका नाइटहुड। इस उपाधि को क्या कर दिया था, वापस कर दिया था, त्याग दिया था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये एडिशनल फैक्ट और साथ में कुछ बेसिक जानकारियां समझ में आई होंगी, करंट के साथ स्टैटिक्स जीके भी। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ITI, कौन सा आपका ITI अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ट्रेन खबरों में था। इस ITI ट्रेन कॉरिडोर में कितने देश शामिल हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंदर आपका 3 देश शामिल हैं। अब कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो समझने से पहले ITI अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ट्रेन क्या है इसको समझते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका जो है एक ट्रेन लिंक है जिसके द्वारा आपका 3 कंट्रीज को जोड़ा जाएगा। एक तो है आपका आई का मतलब है यहाँ पर इस्लामाबाद, यानी हमारा पड़ोसी देश है आपका पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान इसमें शामिल है। टी का मतलब है आपका तेहरान, क्या है आपका साथियों, तेहरान, यानी ईरान की राजधानी आपका तेहरान। और आपका आई का मतलब है इस्तांबुल, क्या है साथियों आपका इस्तांबुल। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपका जो है आपसे पूछा जा सकता है कि ITI का तात्पर्य क्या है या कितने देश शामिल है। इस्तांबुल जिस तरीके से भारत का आपका मुंबई है, उसी तरीके से तुर्की का आपका जो है एक हिसाब से एक आर्थिक राजधानी है, और ईरान की जो राजधानी है वो है आपका तेहरान, यानी टी का तात्पर्य यहाँ पर तेहरान है और आई का मतलब आपका इस्लामाबाद है जो पाकिस्तान की क्या है, राजधानी। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इसी ITI अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ट्रेन के जरिए इन तीनों देशों को आपका क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। ये है आपका यूरेशियन का आर्टिकल। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान एक्सपेक्ट टू रिज्यूम इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद ITI कार्गो ट्रेन ऑपरेशंस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, यानी आपका नेक्स्ट ईयर आपका इसको शुरू कर दिया जाएगा। अभी आपका इन तीनों देशों ने आपस में समझौता कर लिया है कि हम लोग आपका ITI कार्गो ट्रेन को क्या करेंगे, अगले साल आपका जो है शुरू करेंगे। ये है आपका फाइनेंशियल आपका ट्रिब्यून का आर्टिकल, इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन टू बी लॉन्च्ड इन 2021। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरीके से आपका ये देख सकते हैं, ये है आपका पाकिस्तान और ये है आपका ईरान और ये है आपका तुर्की। इस तरीके से इस्तांबुल से आपका किसको जोड़ा जाएगा, इस्लामाबाद को जोड़ाएगा। और ये लगभग आपका 6500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। कितनी है साथियों, आपका 6500 किलोमीटर आपका लंबी रेलवे लाइन है। और इस एरिया से आपका यहाँ तक यानी तुर्की के इस्तांबुल से लेकर आपका इस्लामाबाद तक यहाँ पर रेल के द्वारा कनेक्टिविटी की जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में दोस्तों ये जो रेलवे लाइन थी वो 2009 से आपका शुरू हो गई थी, यानी जो ITI ट्रेन कॉरिडोर है, लेकिन ये आपका उतनी सक्सेस नहीं हो पाई, इसीलिए इसको लगातार चालू नहीं रखा गया इन देशों के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन फिर से आपका इन्होंने डिसीजन लिया है कि हम आपका ITI
ट्रेन को, यानी कहने का मतलब आपका जो इस्तांबुल तेहरान इस्लामाबाद ट्रेन है, इसको आपका जारी रखेंगे और क्षेत्रीय व्यापार को आपका बढ़ावा देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? जैसे ये देश है, पाकिस्तान है और आपका ईरान है, तुर्की है। अगर हम लोग तुर्की को देखेंगे तो तुर्की आपका यूरोप से आपका बहुत बॉर्डर शेयर करता है, इसीलिए आपका इसे एक यूरेशियन देश बोला जाता है। दुनिया में आपका दो देश हैं जो आपका यूरोप में और कहाँ पड़ते हैं, एशिया में पड़ते हैं। एक तो है आपका रशिया, कौन है आपका रशिया, और दूसरा देश है आपका तुर्की। ये तुर्की आपका जो है इसका थोड़ा सा भाग कहाँ पड़ता है, यूरोप में, और जबकि आपका जो है आधा भाग कहाँ पड़ता है, एशिया में पड़ता है। इसीलिए आपका जो है यूरेशियन देश कहा जाता है तुर्की और आपका रशिया को। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यूरोप से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपका इनके द्वारा क्या किया गया है, 6500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन आपका जो है फिर से दोबारा से शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसे आपका 2009 में आपका शुरू किया गया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्हीं तीन देशों के द्वारा आपका क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, जैसे ही आपका भारत, सार्क और आसियान जैसे संगठन हैं, वैसे ही आपका जो है इन देशों का भी एक ECO संगठन है। कौन सा आपका ECO, जिसे इकोनॉमिक कॉपरेशन आपका ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। 1985 में इसकी स्थापना हुई और वर्तमान में आपका इसमें 10 देश शामिल हैं। और ध्यान रखिएगा, इस ECO की स्थापना तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के द्वारा ही शुरुआत में की जाती है और बाद में आपका जो है अन्य देश इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो ITI अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ट्रेन है, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 देश शामिल हैं, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया और ईरान हो गया। बढ़ते हैं हम लोग आपका अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गीता जयंती मनाई गई। यह 2020 में किस तिथि को मनाएगी? ध्यान रखिएगा, 25 दिसंबर को आपका जो गीता जयंती है वो मनाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपने शायद महाभारत को देखा होगा। महाभारत में जब आपका अर्जुन और किसके बीच में युद्ध भूमि में संवाद होता है, कृष्ण के बीच में संवाद होता है, तो आपका उस संवाद को जो लिखा गया वही आपका क्या कहलाता है, भगवद गीता या गीता कहलाता है। और इसकी इस बार यानी 2020 में आपका 5157वीं एनिवर्सरी आपका मनाई गई। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। गीता भारत का सबसे प्राचीन आपका पवित्र धर्म ग्रंथ है और इसका उल्लेख महाभारत में एक्चुअली में 18 सर्ग होते हैं, या ये कहें कि आपका 18 लेसन होते हैं। और इसी में एक सर्ग है जिसे आपका भीष्म सर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? भीष्म सर्ग कहा जाता है। इसी भीष्म सर्ग में आपका जो भगवद गीता है या गीता है उसका आपका उल्लेख किया गया है। उस 18 सर्ग में 6 भक्ति से संबंधित हैं, 6 ज्ञान से संबंधित है और 6 आपका जो है कर्म से संबंधित है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसी श्रीमद् भगवद गीता में वैष्णव धर्म का उल्लेख है। किस धर्म का? आपका वैष्णव धर्म का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, इस गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था सर विलियम विल्किंस ने। किसने किया था साथियों? सर विलियम विल्किंस ने किया था। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांसलेट किया इंग्लिश में वो किया 1784 में। ये जो सर विलियम विल्किंस थे ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित थे। हिंदी में आपका इसका अनुवाद किया गीता रहस्य नाम से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? आपका गीता रहस्य नाम से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका ट्रांसलेशन किया। और जबकि आपका इसका जो फारसी अनुवाद है वो किया गया दारा सिकोह के द्वारा। किसके द्वारा? दारा सिकोह के द्वारा इसका फारसी अनुवाद किया गया। और ध्यान रखिएगा साथियों, अवतारवाद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका भगवद गीता में। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा हुई है। यह कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ओडिशा। अब ध्यान रखिएगा, ओडिशा का एक
स्थान है जिसका नाम है राउरकेला। क्या है साथियों आपका? राउरकेला। यहीं पर आपका भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ये है आपका द हिंदू का आर्टिकल, ओडिशा प्लान्स बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला। अब ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में 2023 में हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो आपका कहाँ आयोजित किया जाएगा? ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। और अभी हाल ही में ओडिशा के जो सीएम हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक, इनके द्वारा घोषणा की गई है कि 2023 के विश्व कप के लिए हम आपका विश्व के सबसे बड़े, माफ करेगा, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के निर्माण की क्या करेंगे? घोषणा करेंगे। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका ओडिशा की, तो ध्यान रखिएगा ओडिशा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल और आपका सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। कोणार्क सूर्य मंदिर, कौन सा मंदिर दोस्तों? कोणार्क सूर्य मंदिर। ये कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में ही स्थित है। और ध्यान रखिएगा इसको बनाया था गंग वंशीय राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया साथियों? नरसिंह वर्मन के द्वारा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आपका नोट कर लीजिएगा। चिल्का झील, कौन सी झील साथियों? चिल्का झील। चिल्का झील भी कहाँ स्थित है? आपका ओडिशा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है गहीर माथा। कौन सा आपका दोस्तों? गहीर माथा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका ओडिशा में स्थित है। सिमलीपाल, सिमलीपाल भी आपका कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। और एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है भितरकनिका। क्या नाम है साथियों? भितरकनिका। ये भितरकनिका भी आपका ओडिशा में ही स्थित है। चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र, कौन सा दोस्तों? चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र। ये भी आपका कहाँ स्थित है? बालासोर ओडिशा में स्थित है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। व्हीलर द्वीप बहुत बार पूछा गया है। ये व्हीलर द्वीप आपका ओडिशा में स्थित है। इसका नया नाम रख दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। कौन सा द्वीप साथियों? अब्दुल कलाम द्वीप। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा बांध और भारत का सबसे लंबा बांध जिसका नाम है हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और ये भी आपका ओडिशा में स्थित है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। कहाँ है आपका? भुवनेश्वर। इसी भुवनेश्वर में आपका कलिंगा स्टेडियम है जो हॉकी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? फेमस है। तो ये सारे एडिशनल पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई जाती है। ये मनाई जाती है साथियों 25 दिसंबर को। अब ध्यान रखिएगा 25 दिसंबर को आपका 2 से 4 जयंती मनाई जाती है। एक तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको भगवत गीता यानी गीता जयंती के बारे में बताया। दूसरा साथियों आपका क्रिसमस डे भी इसी दिन मनाया जाता है। तीसरा आपका सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर मनाया जाता है। और चौथा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी दिन आपका हम लोग क्या मनाते हैं? मदन मोहन मालवीय की जयंती भी मनाते हैं। और आपका ये सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए बार बार इसको रिवाइज कर लिया जाएगा। अगर बात करें आपका मदन मोहन मालवीय की, तो ध्यान रखिएगा 2015 में इन्हें आपका भारत रत्न से नवाजा गया। जो BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में की गई थी। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिसकी स्थापना आपका 1915 में होती है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना इसी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की जाती है। और ये आपका एज अ पॉलिटिकल पार्टी के रूप में 1933 में स्थापित होती है। तो सारे पॉइंट दोस्तों अच्छे से ध्यान
ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। गुजरात स्टेज टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी। अब ध्यान रखिएगा, अभी जितने भी आपका बैटरियां बनाई जाती हैं वो लिथियम से ही बनाई जाती है। और ध्यान रखिएगा, हम लोगों को आपका लिथियम की जो जितनी भी बैटरीज होती हैं वो चाइना या जापान या अदर कंट्रीज से क्या करनी होती है, खरीदनी होती है। लेकिन ये अच्छी खबर है कि अब आपका लिथियम रिफाइनरी भारत में ही क्या की जा रही है, स्थापित की जा रही है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेतन शर्मा। ये है आपका चेतन शर्मा की तस्वीर। और ध्यान रखिएगा, इन्हें हाल ही में जो भारतीय क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर है वो नियुक्त किया गया है। ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। चेतन शर्मा अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स। अगर बात करें आपका बीसीसीआई की, किसकी साथियों, बीसीसीआई की, तो ध्यान रखिएगा बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है, माफ करिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1928 में और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है आपका मुंबई में। अगर बात करें आपका बीसीसीआई के अध्यक्ष की, तो ध्यान रखिएगा सौरभ गांगुली इसके क्या है, आपका अध्यक्ष है। और जबकि इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम है राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला आपका इसके उपाध्यक्ष हैं और जबकि सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसके सचिव हैं, यानी आपका बीसीसीआई के, जिनका नाम है आपका जय शाह। ये जय शाह अमित शाह गृह मंत्री के क्या है, आपका पुत्र हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में टीम इंडिया के जो कोच हैं उनका नाम है रवि शास्त्री। क्या नाम है साथियों, रवि शास्त्री। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम का जो चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया गया है हाल ही में, वो किया गया है चेतन शर्मा को। ध्यान रखिएगा, चेतन शर्मा भारत के पूर्व गेंदबाज रह चुके हैं। 1987 का जब वर्ल्ड कप था साथियों, तो इन्होंने आपका इसी वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली थी। क्या ली थी साथियों, हैट्रिक ली थी। और चेतन शर्मा क्या है, भारत के पूर्व गेंदबाज हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सतनाम भामरा खबरों में थे, यह किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। ये है आपका सतनाम सिंह और ये है आपका द इंडिया प्रिंट.com का आर्टिकल। फर्स्ट इंडियन प्लेयर इन NBA टीम फेल्स इन डोपिंग टेस्ट इम्पोज्ड 2 ईयर बैन। अब ये इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि आपका डोपिंग के कारण सतनाम भामरा पर आपका 2 साल का क्या लग चुका है, बैन लग चुका है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये पहले आपका क्या थे, भारतीय प्लेयर थे जो आपका NBA टीम से खेले थे। अब ध्यान रखिएगा, NBA एक्चुअली में USA की आपका एक बास्केटबॉल टीम है, राष्ट्रीय टीम है और आपका इससे ये खेला करते थे। लेकिन अभी डोप टेस्ट में ये क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं और 2 साल का इन पर प्रतिबंध लग चुका है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नीति आयोग ने किस क्लाउड स्टोरेज सेवा का शुभारंभ किया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है सदस्य नहीं है बल्कि आपका ये स्वदेशी है। ये आपका गलती से मिस प्रिंट हो गया है। फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने किस स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज सेवा का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीजी बॉक्स। ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। डीजी बॉक्स नो मोर अबाउट इंडियाज वेरी ओन ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सर्विस। अब ध्यान रखिए दोस्तों, आप लोग
शायद गूगल ड्राइव का यूज़ करते होंगे। अब गूगल ड्राइव क्या है आपका, एक ऑनलाइन स्टोरेज है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, ये जो डिजी बॉक्स है ये भारत का स्वदेशी गूगल ड्राइव है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यानी क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये है कि जब फ़ोन का स्टोरेज भर जाता है, ठीक है ना, हमारे फ़ोन का जो स्टोरेज है वो भर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल ड्राइव का यूज़ करते हैं और आपका जो है जो हमारा डेटा होता है उसको ऑनलाइन स्टोरेज कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो डिजी बॉक्स है अब आपका ये गूगल ड्राइव की तरह ऑनलाइन जो स्टोर होता है, हमारा स्टोरेज होता है, उसको क्या करेगा, आपका सेव करेगा। तो ध्यान रखिएगा, एक हिसाब से ये हमारा स्वदेशी गूगल ड्राइव है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि डिजी बॉक्स क्या है। और इस डिजी बॉक्स को आपका शुरू किया है, लॉन्च किया है आपका नीति आयोग ने। किसने कर रखा साथियों, नीति आयोग ने। अगर बात करें आपका नीति आयोग की तो ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत नवनिर्माण संस्था इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की जाती है 1 जनवरी 2015 को। कब की जाती है साथियों, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है और इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर होती है, जिसकी स्थापना होती है 1950 में और योजना आयोग का स्थान लिया है नीति आयोग ने। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, और वर्तमान में आपका जो है नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसके आपका उपाध्यक्ष हैं जिनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है साथियों, राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। क्या नाम था साथियों, अरविंद पनगड़िया। ये नीति आयोग के पहले आपका उपाध्यक्ष थे, जबकि वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार हैं और आपका नीति आयोग के सीईओ हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत। कौन है साथियों, अमिताभ कांत। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट करिएगा। इसे आपका नीति आयोग के द्वारा क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजी बॉक्स का अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आर्य राजेंद्रन भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनी है। यह कहाँ की मेयर बनी है, इसका राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम, केरल। ध्यान रखिएगा, तिरुवनंतपुरम केरल की एक्चुअली में राजधानी है। यहीं की सबसे कम उम्र की मेयर बनी है आर्य राजेंद्रन। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यह है आपका द प्रिंट का आर्टिकल। 21 ईयर्स ओल्ड आर्या राजेंद्रन टू बिकम इंडियाज यंगेस्ट मेयर, यानी 21 साल की उम्र में ये आपका साथियों मेयर बनी है। अब अगर बात करें आपका मेयर की तो ध्यान रखिएगा, भारत में आपका जिस तरीके से पंचायती राज है उसी तरीके से आपका नगरीय शासन है, जिसको आपका 3 पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका नगर पंचायत। क्या होता है साथियों, नगर पंचायत। उसके बाद होता है नगर पालिका और जबकि तीसरा होता है आपका नगर निगम। जो नगर निगम का जो हेड होता है इसी को आपको क्या बोला जाता है, मेयर, और इसे आपका महापौर भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी नगर निगम की जो अध्यक्ष या मेयर बनी है वो बनी है आपका हाल ही में आर्या राजेंद्रन, और ये तिरुवनंतपुरम की मेयर बनी है। और 21 साल में यानी सबसे कम उम्र में सबसे युवा आपका मेयर बनने वाली आपका आर्या राजेंद्रन बन गई है। 21 साल की उम्र में ही ये आपका मेयर बन चुकी है। बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन बनी है आपका आर्या राजेंद्रन। ये है आपका आर्या राजेंद्रन की तस्वीर आप सामने देख सकते हैं, 21 साल की उम्र में जो अभी हाल ही में मेयर बनी है। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।